हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। फाइनली आप लोगों के दुआओं का असर हुआ और चैनल हो गया है रिकवर्ड। काफ़ी टाइम बाद वीडियो बन रही है और रिकवरी के बाद ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर को। आपको पता है आज है संडे को करंट अफेयर डिस्कस करते हैं वीकली। आज जो करंट अफेयर है दैट इज सेकेंड वीक ऑफ अगस्त। आज है 15 अगस्त, तो 15 अगस्त का आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक बधाई इंडिपेंडेंस डे के लिए। बाकी चूंकि 15 अगस्त है तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस, कुछ फैक्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो होप सो कि आप मेरे चैनल पे आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। बाकी ये भी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। इंडिया की रैंक क्या है यहाँ पे? तो इंडिया की रैंक है 122। कोई भी इंडेक्स आता है ना तो इन शॉर्ट उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि इंडिया का रैंक क्या है और इस इंडेक्स को जारी कौन करता है। ये 2-3 फैक्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए। टोटल यहाँ पे जो कंट्री हैं वो हैं 181 पार्टिसिपेट की थी और इस इंडेक्स को जारी करता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। यहाँ पे ढेर सारे पैरामीटर या इंडिकेटर्स ये यूज करते हैं, बट बेसिक इंडिकेटर्स कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। जैसे एजुकेशन को लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, इक्वालिटी, इंक्लूजन, पीस, सिक्योरिटी, ये सारे पैरामीटर्स हैं जिनको ये कंसीडर करते हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है लोगों का, जो बच्चों का स्पेशली, चूंकि ये 15 to 19 ईयर पे ही हो रहा है सर्वे, और जो सिविक्स में पार्टिसिपेशन है, तो हम अगर इसकी बात करें तो हमारे यहाँ तो जो यूथ है, अगर उससे पूछा जाए कि आपका पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो सिंपल जवाब होगा कि पॉलिटिक्स बहुत घटिया चीज़ है, इसलिए हम वहाँ पे नहीं जाना चाहते। भैया सिंपल सी बात है, अगर तुम अच्छे हो, अगर तुम नहीं जाओगे तो घटिया लोग ही तुम्हारे ऊपर रूल करेंगे। बहुत सिंपल बेसिक फंडामेंटल है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, यहाँ पे एक गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जरूर सुनिए। ये मंत्री साहब हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र बघेल जी, और ये गाना तो आप लोगों को पहचान में आ ही गया होगा। एक बार सुन लीजिए। देखिए प्रॉब्लम नहीं है कि इस बच्चे ने गाना गाया, ये बच्चा है, गाना गाया, लोगों को पसंद आया, छोटा लड़का है, गाना वायरल हो गया। अब ये ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ा क्रिएशन नहीं है कि जिसको इतना ज़्यादा प्रमोट करने की जरूरत है। सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को एक्वायर किए हुए हाईएस्ट लोग हैं वो भी इस तरीके के टेम्परामेंट को अगर प्रमोट करेंगे, आप सोचो लोगों को क्या लगेगा, बच्चों को क्या लगेगा। भाई कुछ क्रिएशन की जरूरत नहीं है, साइंस, भूगोल, इन सब का कोई मैटर नहीं करता है। सिंपल गाना गाओ, डांस करो, जो करना है करो, किसी तरीके से वायरल हो जाओ, पैसा होगा, नाम होगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा है, उसके साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं भाई, कि हम अपने देश में कुछ साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। जैसे ऐसा नहीं कि कोई बाबा है कह रहा है खीर खाओ किस्मत वहीं रुकी हुई, कोई कह रहा है दारू पियो किस्मत वहीं रुकी हुई है। मंत्री साहब कह रहे हैं बेटा तुम गाना गाओ, बचपन का प्यार मेरे, मैं आऊँगा माला पहलाऊँगा। तो जब इस तरीके की चीज़ें होंगी तो यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर तो यही रहेगा ना भाई, इससे ऊपर कहाँ से जाएंगे। लोगों को भी मजा आ रहा है। पॉलिटिशियन क्या होते हैं, पॉलिटिशियन उनको तो क्या करना है भाई, अपना पब्लिसिटी करना है, जिस तरीके से हो पाए तो अपना काम में लगे हुए हैं। बाकी जो यूथ है वो तो प्रिपरेशन में लगा हुआ है। खैर, नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फ्लैग बीरर फॉर द इंडिया एज द क्लोजिंग सेरेमनी। तो क्लोजिंग और ओपनिंग सेरेमनी में आप देखते होंगे कि जो टीम होती हैं वो जाती हैं और आगे एक जो एथलीट होते हैं आपके देश के, वो फ्लैग लिए होते हैं। तो इंडिया के ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो मैरी कॉम जी थी और मनप्रीत सिंह जी थे। मैरी कॉम को आपको पता है बॉक्सिंग से कोरिलेट करती हैं, मनप्रीत सिंह जी हॉकी से कोरिलेट करते हैं। बट यहाँ पे बात किया गया है क्लोजिंग सेरेमनी की, क्योंकि अभी क्लोज हो गया है ये। तो क्लोजिंग सेरेमनी के लिए जो फ्लैग बीरर थे वो थे बजरंग पुनिया जी। अब बजरंग पुनिया जी किससे बिलोंग करते हैं, मेडल इन्होंने जीता है, कौन सा मेडल जीता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। अभी के लिए जो गेम इंड हुई है वो कौन सी थी भाई, 32nd ओलंपिक गेम। ठीक है, नेक्स्ट कब होने वाली है, वो होने वाली है 2024 पेरिस फ्रांस में। इसके बाद होने वाली है लॉस एंजल्स अमेरिका में 2028। और जैसा कि मैं कह रहा था कि ओलंपिक से रिलेटेड मेडल की जो चीज़ें हैं, एथलीट और किस गेम में वो जीते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 2, क्लास 3 लेवल के एग्जाम्स में जा रहे हो तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, क्लास 1 लेवल का एग्जाम है तो जरूरी नहीं है कि इंडिया से रिलेटेड ही पूछें, पूछ भी सकते हैं। वो हो सकता है कि ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी रेलेवेंट टॉपिक पूछ सकते हैं आपसे, बट क्लास 2, क्लास 3 में चांसेज होता है कि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें जो बेसिकली इंडिया ओरिएंटेड हो। अब यहाँ पे जो हमारे एथलीट हैं उनका नाम मेंशन किया गया है, किस गेम में इनको मेडल मिला है वो मेंशन किया गया है, और कौन सा मेडल मिला है वो मेंशन किया गया है।
तो आपको ध्यान रहना ही चाहिए। बहुत ज़्यादा डाटा हमारे पास है नहीं, इतनी बड़ी खुशकिस्मत की कंट्री नहीं है जहाँ पे इतने बड़ा यूथ है। दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, बट आप देख ही रहे हो यूथ डेवलपमेंट में हमारी क्या हालत है, ओलंपिक में क्या हालत है, और हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम एक दूसरे की क्रिटिसाइज करते रहें, बट ठीक है, सबका अपना अपना पार्टिसिपेशन है। जब हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बाकी आप देख सकते हो जिन लोगों ने मेडल विन किया है, आपको ध्यान रखना है, गेम का भी नाम ध्यान रखना है, मेडल कौन सा है और एथलीट का नाम क्या है। और ओलंपिक के बारे में कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए। अगर ओलंपिक की परफॉर्मेंस की बात करें तो इंडिया ने टोटल अभी तक जीते हैं 35 मेडल। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है 90-20 से, और इंडिया ने जो हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीते, यहाँ पे जो टोटल गोल्ड मेडल है इंडिया के पास वो हैं 10, सिल्वर मेडल हैं 9 और ब्रॉन्ज मेडल हैं 16। अब ये जो 10 गोल्ड मेडल हैं, इनमें से 8 गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता है हॉकी में। मतलब इंडिया हॉकी में हारती ही नहीं थी। इंडिया 90, 28, 32, 36, ये तीनों मेजर ध्यानचंद, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, लेजेंड कहा जाता है इनको हॉकी का। और रिसेंटली जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो अब इनके नाम पे कर दिया गया है, पिछले में हमने डिस्कस भी किया था। तो उनके लीडरशिप में हमने 3 गोल्ड मेडल जीते, जो हम प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद हम 48 में भी जीते, 52 में जीते, 56 में जीते, 64 में जीते, 80 में जीते, और 80 के बाद फिर से हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हॉकी वाला, तो आप ध्यान हॉकी वाला यहाँ पे है, तो हॉकी वाला तो आप ध्यान रख ही लेना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल अ बेगम एंड रानी। देखो ये क्वेश्चन इसके अपोजिट भी हो सकता है, राइटर का नाम दिया रहेगा और पूछेगा कि रिसेंटली इनकी बुक लॉन्च हुई है, वो बुक कौन सी है। तो 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये जो बुक है बेगम एंड रानी, इसको लिखा है रुद्रांशु मुखर्जी जी ने, और ये बेस्ड किसके ऊपर है? 2 लोगों के ऊपर। ये आप देख रहे हो, ये बेगम जी हैं जिनको बेगम ऑफ अवध कहा जाता है। ये रानी लक्ष्मीबाई हैं, झांसी की रानी थी जब हमारे यहाँ क्रांति हुई थी 1857 में, और ये वो एरा थी जो टोटली मेल डोमिनेटेड थी। राजा ही मतलब मेल ही राजा हुआ करते थे, बट उस टाइम ने इन्होंने ये मतलब अपना किंगडम भी संभाला, अंग्रेजों से लड़ाई भी लिए। तो आप देख सकते हो, हालांकि इस टाइम भी आप कह सकते हो कि मेल डोमिनेटेड वर्ड ही है, चाहे कितना भी डेवलप्ड कंट्री को ले लो, सब जगह है। खैर ये आर्गुमेंट की बात है, बट ये जो बुक है किसके ऊपर है ध्यान रखना है आपको, राइटर कौन है और बुक का नाम क्या है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन लॉन्च बाय द इंडियन रेलवे। नाम है रेल मदद। बहुत सारे पहले नंबर हुआ करते थे अलग अलग सर्विस के लिए, अब सबको मर्ज करके 139 पे ही डाइवर्ट कर दिया गया है कि भाई आप 139 पे फोन करिए, सब कुछ मिलेगा यहीं पे ही। ध्यान रखने वाली बात एक और है, यहाँ पे कितने लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया है, तो टोटल 12 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में पता हो, 2016 में इसका स्टार्ट किया गया था। जो गरीब लोग हैं जो बेसिकली लकड़ी पे या आप देख रहे हो गोबर के अंडे होते हैं उस पर खाना बनाते हैं, उनको LPG दिया जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो सेकेंड फेज है वो लॉन्च किया गया महोबा में, प्रधानमंत्री साहब ने लॉन्च किया। फर्स्ट फेज को भी यूपी से ही लॉन्च किया गया था, बलिया से। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया, ध्यान रखना। ये डिटेल, ये फर्स्ट कब लॉन्च हुआ, ईयर भी आपको याद रखना है। फर्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे ईयर है और प्लेस कहाँ पे किया गया था। सेकेंड में प्लेस इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो ध्यान रखना आपको, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्योंकि रिसेंट लॉन्च हुआ है, अभी आपका एग्जाम आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज अटेम्प्ट टू लॉन्च EOS-03 सैटेलाइट टू हेल्प द मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका इसरो। रिसेंटली हालांकि ये जो लॉन्च था वो फेल हो गया है, ये हमारे लिए एक सेटबैक है, बट इसरो ने रिसेंटली GSLV F10 से इसको लॉन्च किया था EOS को। EOS 1010203 इस तरीके से हम करते रहते हैं। बेसिकली ये जो मिशन है EOS-03, इसमें हम रियल टाइम इमेजेस शूट करने वाले थे, जिससे हमको पता चले कि कोई नेचुरल डिजास्टर या फ्लड मेजरमेंट या फिर वाटर बॉडी, हम ये सारी चीज़ें मॉनिटर कर पाएँ, इसलिए हमने इसको लॉन्च किया था। हालांकि लॉन्च फेल हो चुका है अभी के लिए, हमारा ये जो बेसिकली टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाया, बट इन फ्यूचर जरूर होगा, क्योंकि हार के बाद होती है जीत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज एड्रेस द इन्वेस्टर समिट 2021 इन गुजरात।
ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर गुजरात के एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हो। मैक्सिमम लोग वही अपीयर होने वाले हैं जो देख रहे हैं अभी के लिए। तो इसको बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू लॉन्च किया था। बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एंड गुजरात गवर्नमेंट ने। किस बेसिस के लिए भाई? अभी आपको पता है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, तो उसके लिए स्क्रैपेज स्टेशन सेंटर बनाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि यहाँ पे 1000 करोड़ रुपीस 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास के इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है स्क्रैपेज सेंटर ओपन करने में, व्हीकल स्क्रैप करने में। और स्क्रैपेज पॉलिसी की बहुत सारी अपनी खूबियां हैं, डिसएडवांटेज हैं, वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। स्क्रैपेज पॉलिसी को कई सारे वीडियो मैंने बनाया हुआ है। नितिन गडकरी साहब का भी मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि इससे हमारी गवर्नमेंट को कुछ 35,000 करोड़ टू 40,000 करोड़, लाख नहीं, 35 to 40,000 करोड़ रुपीस की एडिशनल जीएसटी मिलेगी। क्योंकि देखो नई व्हीकल्स बनेगी, पुरानी व्हीकल स्क्रैपेज होंगी, तो अगेन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो लगेगा, जिससे गवर्नमेंट को फायदा होगा। बट वो फायदा मिडिल क्लास तक कब पहुंचेगा जिनकी व्हीकल स्क्रैप की जाएगी, ये अभी पता नहीं है। मिनिस्टर साहब ने कहा कि उन्होंने रिकमेंडेशन दिया है जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं कि कुछ करिए, लेट्स सी कि वो कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी की डिटेल मैंने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, वीडियो लिंक कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। तो ये होस्ट किया था, ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया है जो जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपको रिवीजन प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज रोब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर इन द पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन टू वार्न पीपल अगेंस्ट द डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड? तो वो है नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा आपको पता है अभी जो हमारी ओलंपिक 2020 है इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। क्योंकि इनसे रिलेटेड अब जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सारे इवेंट्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली अगर इनका कोई भी एसोसिएशन है गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपको ध्यान रखना है, मे बी वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत आप कह सकते हो इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूज़ में है और बहुत टाइम बाद हमको गोल्ड मेडल मिला है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु चेयर द यूएनएससी हाई लेवल ओपन डिबेट ऑन इनहेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी? यूएनएससी मतलब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन की सबसे पावरफुल बॉडी इसको माना जाता है। यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं 5, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। इसके बाद नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि भारत भी है, 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। अभी अगस्त मंथ की चेयरमैनशिप भी है भारत के पास। तो भारत का एजेंडा था कि इस पे डिस्कस किया जाए इनहेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी। कई सारे पर्पजेस थे इसके लिए। एक तो पर्पस था इनडायरेक्टली कि जो साउथ चाइना सी में चाइना कर रहा है उसको भी टारगेट किया जाए, जिसके लिए यूएस और चाइना में बहस भी हो गई। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। इसको चेयर कौन किया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। और ये फर्स्ट टाइम है कि कोई इंडिया प्राइम मिनिस्टर यूएनएससी को चेयर कर रहा है, यूएनएससी की मीटिंग को चेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए प्राउड भी है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, अंडर द ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2021 हाउ मेनी अपीलेट ट्रिब्यूनल विल बी एबलिश? टोटल कितने को एबलिश कर दिया गया है? 9 को। अभी तक हमारे पास ट्रिब्यूनल थी 36, अब हो गई हैं 15। कुछ को खत्म कर दिया गया है और कुछ को मर्ज कर दिया गया है। कुछ सेम काम करती थी, आपस में ही लड़ने लगते थे कि ये जो एरिया है जुरिडिक्शन ये मेरे पास है, आप इसके केस नहीं ले सकते हो, तो उनकी आपस की लड़ाई थी, उनको मर्ज कर दिया गया। कुछ इनरिलेवेंट हो गई थी, पुराने टाइम में बनाई गई थी, उनकी ज़रूरत नहीं थी आज के टाइम में, तो उनको हटा दिया गया है। बेसिकली यहाँ पे देख पाओगे आप काफ़ी सारे पॉपुलर हैं, जैसे सिनेमेटोग्राफी एक्ट, इनको हटा दिया गया है। ट्रेड मार्केट एक्ट, कॉपीराइट, कस्टम, पेटेंट, इन सबको हटा दिया गया है। काफ़ी सारे को हटाया गया है, काफ़ी सारे को मर्ज कर दिया गया है। इनकी जो केसेज होंगी अब वो हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, बेसिकली यहाँ पे जो पेंडिंग है। तो ये सारी बेसिक चीज़ है, आपको जानना चाहिए, बहुत डिटेल में ज़रूरत तो है नहीं एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, along with which organization Ministry of New and Renewable Energy has launched loan interest subvention, मतलब अनुदान स्कीम लॉन्च किया इन्होंने कि अगर आप बायोएथेनॉलाइजेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बायोएथेनॉल प्रोजेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आपको थोड़ी सी सब्सिडी दी जाएगी। तो किसके साथ लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके साथ ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, ठीक है, इन तीनों लोगों ने मिलकर लॉन्च किया है। आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट फोकस कर रही कि बायोएथेनॉल को हम व्हीकुलर यूज के लिए प्रमोट करें, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी? तो इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी भी है, इंदौर है। आप सभी को पता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंदर स्वच्छ सर्वेक्षण किया जाता है हर साल, और सिटीज़ को कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, उन्होंने जो स्वच्छता के लिए काम किया है, लोगों के लिए जो काम किया है, और उसके कई सारे पैरामीटर यहाँ पे कंसीडर किए जाते हैं। सारे पैरामीटर्स आपको ध्यान नहीं रखने हैं, बट ये जरूर ध्यान रखना है आपको यहाँ पे कि कौन कौन से पैरामीटर
के बेसिस पे यहाँ पे पॉइंट दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि पिछली बार यहाँ पे 4 बेसिक था जिस पे मार्क्स दिया जाता था। एक तो सिटीजन के फीडबैक कितने हैं, इतने मार्क्स का था आपका। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी होता था, बट अभी के लिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन को हटा दिया गया है। अब केवल 3 पैरामीटर बचे हैं, सिटीजन वॉइस क्या है और जो सर्विस लेवल है वो क्या है, सर्टिफिकेशन क्या है। इन तीनों के बेसिस पे मार्क्स दिया जाएगा। और अभी के लिए जो वाटर सरप्लस है इंदौर है, और देश की क्लीनेस्ट सिटी भी टैग भी किसके पास है, इंदौर के पास ही है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्कर एम्प्लॉयड इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर यूनिट विल बी अवॉर्डेड द प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड। आप सभी को पता होगा शायद कि प्राइम मिनिस्टर श्रम अवार्ड दिया जाता है। ये अच्छी स्कीम है लोगों को प्रमोट करने के लिए, आप अच्छा काम करो। चूंकि नेशनल लेवल पे नाम होता है तो इससे लोग प्रमोट होते हैं। टोटल 67 लोगों को दिया जाता है ये अवार्ड। बेसिकली जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर जिनके पास 500 से मतलब 500 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं, वो सारी कंपनियां यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगी। और ये जो अवार्ड है ना 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो ये तीनों पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला है आपका श्रम भूषण अवार्ड, इसमें 1 लाख रुपीज़ का कैश अमाउंट भी दिया जाता है। और दूसरा है आपका श्रमवीर या फिर श्रम वीरांगना, मेल को श्रमवीर और फीमेल को श्रम वीरांगना। यहाँ पे जो कैश प्राइज है 60,000 है। बाकी श्रमश्री या फिर श्रम देवी, अगेन वही मेल फीमेल, यहाँ पे 40,000 है। तो ये आपको अमाउंट ध्यान नहीं रखना है, ये कितने टाइप्स में दिया जाता है ये ध्यान रखना है, कितने लोगों को दिया जाता है ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, द टर्म रोरिंग 20s, ये बेसिकली क्या है, क्या रेफर करता है? तो ये रेफर करता है 90-20 को। 90-20 आप सभी 90-20 के बारे में पढ़े होंगे। इसमें यूएसए और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे थे। तो बेसिकली ये पीरियड है पीरियड ऑफ इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोपियन यूनियन या फिर यूरोपियन कंट्रीज़। अब आपको होगी कि ये क्वेश्चन अचानक से कहाँ से आ गया, तो ये अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है कि नेटफ्लिक्स ने एक वेब सीरीज इस पे लॉन्च किया है, तो अभी न्यूज़ में है, तो मे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सके। बाकी वो चीज़ें जो हमने डिस्कस किया है यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन NFC टेक्नोलॉजी यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन। तो यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन मेंशन किया गया है इन सारे एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है। बेसिकली जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है ये है क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी पे ये काम करती हैं। 2 डिवाइस अगर पास में रख दिए जाएं तो दोनों आपस में डाटा क्या कर लेते हैं, ट्रांसफ़र या फिर एक्सचेंज कर लेते हैं। अब व्हीकल में भी इसका यूज़ होता है, बहुत सारे जगह पे इसका यूज़ होता है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ हो रहा है, लॉजिस्टिक, स्मार्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ट्रिप कंट्रोल, हर जगह अराउंड यूज हो रहा है। अभी 5G जनरेशन है टेक्नोलॉजी का आपका, इन सब जगह स्मार्ट हाउस, बहुत सारा इसका एप्लीकेशन है। और आपने प्रैक्टिकली भी देखे होंगे कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो जो स्वैपिंग मशीन होती है उसके पास रखते ही पैसा ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ है। और यहाँ पे आप इनका इंटरफेस भी देख सकते हो कि किस तरीके से इसको प्रमोट किया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु रोट द इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो इंडियन नेशनल सॉन्ग आप सभी को पता होगा, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, 2 चीज़ें आपने सुनी होगी। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रगीत की। तो राष्ट्रगीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। बेसिकली इन्होंने लिखा था एक उपन्यास, ठीक है, ये उपन्यास है इनका। इसमें इन्होंने ये चीज़ें इंसर्ट किया था। कब लिखा था इन्होंने, 1870 में। बाद में ये जो था इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 1896 में, बेसिकली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था उनका सेशन चल रहा था, तो उस सेशन में इसको गाया था इन्होंने फर्स्ट टाइम। जब इन्होंने गाया उसके बाद जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है 1937 में प्री अपेंडेंस में ही इसको अडॉप्ट कर लिया एज अ नेशनल सॉन्ग, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया होगा इसकी बेसिक हिस्ट्री। तो ऑप्शन है यहाँ पे डी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल सॉन्ग दिया है जनगण मन वाला। बहुत बार देखते हो कि मीडिया वाले माइक घुसा देते हैं कि आपको यही डिफरेंस नहीं पता, ये डिफरेंस नहीं पता, इससे भी चीज़ें होती हैं। खैर, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, हु डिज़ाइन द इंडिया नेशनल फ्लैग। इंडियन नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया था पिंगाली वेंकैया जी ने। और इससे पहले जो इंडिपेंडेंस डे था उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि पूरा जो हमारा फ्लैग है वो कैसे, कब कब क्या था। बहुत बार हमारे फ्लैग में चेंजेस किए गए हैं, बट अभी की फ्लैग की बात करें तो अभी हमारे पास है सैफ्रन, वाइट एंड ग्रीन, ट्राई कलर तिरंगा जिसे हम कहते हैं हिंदी में। अशोक चक्र है, वहाँ पे 24 स्पोक्स हैं, व्हील हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये कभी कभी पूछता है कि कितने स्पोक हैं वहाँ पे।
बाकी अगर हम बात करें कि इसको कब अडॉप्ट किया गया था, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है इसको अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947 को, और ये बिकम ऑफिशियल फ्लैग 15 अगस्त 1947 को। तो ये सारे डाटा हैं, आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, हु वाज द लास्ट वायसराय ऑफ द इंडिया, ये आप सभी को पता होगा, बेसिकली हैं लॉर्ड माउंटबेटन। ये हमारे लास्ट वायसराय थे, आज़ादी के टाइम पे यही थे, इन्हीं से हुआ था पावर ट्रांसफर। एक किस्सा भी छोटा सा बताता हूँ आपको। बहुत बार ये कंट्रोवर्सी चलती है कि नेहरू जी, सरदार पटेल जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, बट गांधी जी ने नेहरू जी को बना दिया। उसमें एक रीजन ये भी था कि जो लॉर्ड बेटिन थे उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे नेहरू जी, और गांधी जी को ऐसा लगता था कि अगर नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, नेहरू जी थोड़े से जिद्दी टाइप के भी थे, तो गांधी जी को ये भी डर था कि ये बगावत भी कर सकते हैं अगर इनको नहीं बनाया गया तो। और एक ऑप्शन ये भी था कि अगर इनको बनाया जाता है तो ये बहुत अच्छी बार्गेनिंग कर पाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन से, क्योंकि इनका रिलेशन है, क्लोज रिलेशन है। तो जो मुस्लिम लीग है उसके साथ जो बार्गेनिंग होगी देश के लिए, वो काफ़ी अच्छी हो पाएगी अगर नेहरू जी लीड कर रहे होंगे तो। और आपको पता है उनकी पर्सनालिटी भी ऐसी ही थी, एक ब्रिटिश पर्सनालिटी थी, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते थे, ब्रिटिश एसेंट था उनका। तो काफ़ी सारे रीजन थे। खैर अभी के लिए जो आपका आंसर है यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन। इनकी डेथ कैसे हुई, बेसिकली आपको पता है कि ये रॉयल फैमिली से थे। तो जो एरिश रिपब्लिकन आर्मी है, उन्होंने एक बार ये फिशिंग करने जा रहे थे तो उनके बोट में बम लगा दिया, जिससे इनकी फिश क्या हो गई, अरे इनकी बोट ही उड़ गई और इनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु हैड क्वाइंड द पॉपुलर स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद ये स्लोगन किसने क्वाइंड किया था, मतलब किसने कहा था, दैट इज हसरत मोहानी जी। ये भी एक फ्रीडम फाइटर थे, बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा कि भगत सिंह जी ने कहा था। हालांकि ये जो स्लोगन था क्वाइन किया था बेसिकली आपकी हसरत मोहानी जी ने, बट इस स्लोगन को फेमस किया था भगत सिंह जी ने। अब भगत सिंह जब अपने भाषण में, अपने लेटर में ये स्लोगन लिखने लगे तो ये स्लोगन काफ़ी पॉपुलर हो गया। बहुत कम टाइम ने बहुत बड़े बड़े काम किए भगत सिंह जी ने। पैदा हुए थे 1907 में और 1931 में इनको फांसी दे दिया गया था, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु डिलीवर्ड द फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस डे स्पीच। आपको पता है पीएम देते हैं, और उस टाइम पे पीएम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, तो उन्होंने दिया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी था, और दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक।